हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कांसेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि गेट लाइफ साइंस ईयर 2024 से रिलेटेड जो प्रोविजनल आंसर की है वो आईएससी की तरफ से रिलीज कर दी गई थी। और आज के लेक्चर में हम जो हमारा गेट लाइफ साइंस ईयर 2024 का गेट लाइफ साइंस का जो हमारा एग्जाम है उसके अंदर जो हमारा बायोकेमिस्ट्री सेक्शन है उसको हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे और देखेंगे कि जो हमारी प्रोविजनल की है उसके अंदर जो हमें आंसर प्रोवाइडेड है वो हमारे कहाँ तक ठीक है। ठीक है। जो इसका जो बॉटनी वाला सेक्शन है ये 2024 का गेट लाइफ साइंस एग्जाम का वो हमने ऑलरेडी अपनी लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो अगर उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहां से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहां भी अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री सेक्शन को यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अमीनो एसिड इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि इन्होंने यहाँ पे अलग अलग हमारे अमीनो एसिड्स के पेयर दिए हुए हैं। ठीक है। और हमें यहाँ पे उस पेयर को सिलेक्ट करना है जो कि हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर हमारे इनकॉर्पोरेट नहीं होते। नॉर्मली यहाँ पे हमारा क्या होता है कि कुछ हमारे ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि जब हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है तो उसी टाइम पे हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर हमारे इंसर्ट हो जाते हैं, जबकि कुछ हमारे ऐसे भी अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमारे क्या होंगे ट्रांसलेशन के टाइम पे तो वो वहाँ पे हमारे इंसर्ट नहीं होंगे, इनकॉर्पोरेट नहीं होंगे, लेकिन बाद में वो हमारे जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और वे जो प्रोटीन है जो कि हमें बाद में ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि हमारे बाद में वहाँ पे ऐड हो रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन के अंदर, तो उन प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं, नॉन प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड्स। ये हमारे वे अमीनो एसिड होंगे जो कि हमारे क्या होंगे ट्रांसलेशन के बाद जब हमारे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हो रही होगी उस टाइम पे हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ऐड किए जाते हैं, जिसके अंदर हमारे एग्जाम्पल क्या होंगे, 4 अमीनो बेंजोइक एसिड, अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, एस अमीनो इथाइल एल सिस्टीन, ठीक है, 2 अमीनो आइसोब्यूटायरिक एसिड, अमीनो ल्यूविनेनिक एसिड, सिट्रुलिन, आइसोसिरिन, ऑर्निथिन। ठीक है। इसके अलावा भी और भी हमारे डिफरेंट ऐसे ही नॉन प्रोटीनजेनिक अमीनो एसिड हमें देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे हमें वही पेयर बताना है जो कि हमारा कैसा हो, नॉन प्रोटीनजेनिक अमीनो एसिड का हो। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन एंड गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। ये हमारे जो हमारे नॉन प्रोटीनजेनिक है उनके अंदर हमारे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है गार्मा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, ये भी हमारा नहीं होगा, डेस्मोसिन में दिया हुआ है, ये हमारे यहाँ पे पेयर में नहीं आएगा। जो हमारे ऑर्निथिन है और जो हमारे सिट्रुलिन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे सिट्रुलिन और ऑर्निथिन हमारे दोनों हो गए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट पेयर रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है 4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन एंड 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन, ये भी हमारे यहाँ पे इसमें नहीं आएंगे। तो जो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मेमेलियन सेल कल्चर्ड एट लो टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड leads to an increased sterol content in the membrane. Elevated sterol in an membrane result in। अब क्या है कि हमें यहाँ पे स्ट्रोल के रिलेटेड हमें यहाँ पे मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का मैकेनिज्म हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है, और हमें यहाँ पे बताना है कि जब हमारे यहाँ पे लो टेम्परेचर के ऊपर जब स्टेरोल कंटेंट की जो कंसंट्रेशन है वो मेम्ब्रेन के अंदर इंक्रीज हो जाती है तो उसका फ्लूइडिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहता है। तो जो हमारे स्टेरोल होते हैं ना, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल या फिर स्ट्रोल की अगर मैं बात करें तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइडिटी बफर की तरह काम करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है हाई, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे क्या करेंगे, जो फ्लूइडिटी होगी उसको डिक्रीज करते हैं, रिड्यूस करेंगे, और जब टेम्परेचर लो रहेगा तो उस टाइम पे क्या करेंगे, फ्लूइडिटी को इनहेंस कर देंगे, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए एक बफर की तरह काम करें फ्लूइडिटी के लिए। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, लो टेम्परेचर के लिए हमें कंडीशन दी हुई है, लो टेम्परेचर पे क्या होगा, फ्लूइडिटी को इनहेंस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया हुआ है एन इनहेंसमेंट इन द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट इज कॉमन टू ग्लाइकोलाइसिस, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस। यहाँ पे हमें उस मेटाबोलाइट को सिलेक्ट करना है जो कि हमारी ग्लाइकोलाइसिस, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस तीनों ही प्रोसेस के अंदर हमारा कॉमन हो या फिर तीनों के अंदर हमारा यूज होता हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तीनों प्रोसेस के लिए, जैसे कि एक हमारा यहाँ पे हो जाता है
ग्लाइकोलाइसिस, जिसके अंदर क्या होगा, जो हमारा ग्लूकोज है वो हमारा कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर। एक हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे मैं दिया हुआ है ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ठीक है, जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस होता है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, ठीक है, इसको हमारा कन्वर्ट करते हैं हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, इसकी एक्टिवेशन हम करते हैं। और एक्टिवेशन के बाद क्या होता है कि जो हमारी ग्लाइकोजन सिंथेसिस होती है, ग्लाइकोजन प्राइमर हमारा यहाँ पे एक होता है। ठीक है, जो ये ग्लाइकोजन प्राइमर होता है इसके अंदर हमारे 4 to 5 हमारे ग्लाइकोजन ग्लूकोज के ऑलरेडी हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हमें प्रोवाइडेड मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये ऑलरेडी एक प्राइमर हो जाता है। और यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट है, ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन के अंदर हमारे मल्टीपल ग्लूकोज यूनिट होंगी। तो जो यहाँ पे ये ग्लूकोज यूनिट है, एक हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी सिंथेसाइज प्राइमर रहेगा, और इसके बाद यहाँ पे क्या होता रहता है, हमारे नेक्स्ट जो ग्लूकोज है वो हमारे यहाँ पे 1 by 1 ऐड होते रहते हैं। अब जो ये ग्लूकोज यहाँ पे ऐड हो रहे हैं वे हमारे किस फॉर्म में होते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्म में। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा यहाँ भी यूज होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें ग्लाइकोलाइसिस के लिए, तो इसके अंदर में हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा कंज्यूम होता है, या फिर एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस प्रोसेस है, उसके अंदर भी क्या होता है कि हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा यहाँ पे यूज होगा, और ये हमारा क्या करता है, 6 फॉस्फोग्लूकोन 1 5 लैक्टोन, उसके बाद 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, लास्ट हमारा यहाँ पे राइबोलोज 5 फॉस्फेट, जो कि हमारा जाइलोलोज 5 फॉस्फेट या फिर राइबोज 5 फॉस्फेट की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे भी हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देखने को मिलेगा। यानी कि तीनों प्रोसेस के अंदर अगर हम यहाँ पे कॉमन की बात करें तो कॉमन हमारा यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन सा रहेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो इसीलिए यही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इन मैमल्स हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल दैट गिव राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर नोन एज। जो हमारी हेमेटोपोइसिस प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है कि एक हमारा वहाँ पे स्टेम सेल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और जो ये स्टेम सेल होता है ना, ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा डिफरेंट टाइप के जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन करता है। अब जो हमारा ये स्टेम सेल होता है ये हमारा कैसा नेचर का होगा, ये हमारा होता है प्लूरिपोटेंट नेचर का। ये हमारा जो प्लूरिपोटेंट होगा ये हमारा क्या करेगा, एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल की फॉर्मेशन करता है, पोटेंट स्टेम सेल की। ठीक है, और ये जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है, कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर या फिर जो पाथवे अगर आप स्टडी करोगे तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि जो मल्टीपोटेंट या फिर प्लूरिपोटेंट है उनके लिए सेम ही टर्म वहां पे यूज की जाती है कई बार। ठीक है, हमें मल्टीपोटेंट ही देखने को मिलेगा या फिर हमें वहां पे प्लूरिपोटेंट ही दे देते हैं, तो ये यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो स्टेज होती है वो प्लूरिपोटेंट रहेगी, बाद में हमारा क्या रहता है, वो मल्टीपोटेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है ये हमारा यहाँ पे दो टाइप के हमारे प्रोजेनेटर सेल्स की फॉर्मेशन करेगा। एक हमारा यहाँ पे होता है माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल, और सेकंड हमारा यहाँ पे होता है लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा हुआ है कि यहाँ पे हमारा एक हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है जो कि हमारे डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है। तो उसके अकॉर्डिंग या तो हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टेम सेल प्लूरिपोटेंट वाला या फिर हमारा मल्टीपोटेंट वाला। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें माइलॉइड या फिर लिम्फोइड के लिए, तो ये हमारे एक पर्टिकुलर टाइप के ही ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, ये तो हमारे एक टाइप के यहाँ पे ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे, ये भी एक ही टाइप के करेंगे। मल्टीपल के लिए मैं यहाँ पे या तो मल्टीपोटेंट वाला हो या फिर हमारा प्लूरिपोटेंट वाला हो। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के देखें तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, टोटिपोटेंट स्टेम सेल। टोटिपोटेंट स्टेम सेल नहीं होगा। टोटिपोटेंट क्या होता है, टोटिपोटेंट स्टेम सेल हमारा मल्टी, यहाँ पे तो हमें सिर्फ ब्लड सेल दिए हुए हैं। जो हमारा टोटिपोटेंट होता है वो क्या करता है, वो हमारे डिफरेंट टाइप के और भी दूसरे टाइप के जो हमारे सेल्स है उनकी भी फॉर्मेशन कर पाएगा। यहाँ पे हमें सिर्फ पर्टिकुलर ब्लड सेल के लिए पूछा गया है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो टोटिपोटेंट है वो तो हमारे यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल ये हमारा हो सकता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे माइलॉइड प्रोजेनेटर ये भी नहीं होगा, और लिम्फोइड ये भी नहीं होगा। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए वो हमारा बी ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द एडिशन ऑफ एन न्यूक्लियोटाइड ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन हैवी चेन इन कोडिंग जीन। एक हमारे यहाँ पे प्रोसेस होती है एन न्यूक्लियोटाइड एडिशन, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे वीडीजे जो हमारे यहाँ पे सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं। जैसे कि जो हमारा वी वाला जो हमारे यहाँ पे फ्रेगमेंट होगा वो हमारा डी के साथ यहाँ पे बाउंड होगा, और डी ही हमारे यहाँ पे क्या होगा, जे के साथ हमारे यहाँ पे बाउंड हो जाता है। एक दूसरे के साथ ये क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, किसके थ्रू होंगे, एन न्यूक्लियोटाइड एडिशन के थ्रू। और ये जो हमारी रिएक्शन होती है, ये हमारी जो रिएक्शन जो करवाएगा यहाँ पे, ठीक है, वो हमारा कौन करवाता है, वो हमारा करवाता है टर्मिनल
कौन सा एंजाइम करवाएगा? टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज, ठीक है, इसको हम टीडीटी भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। ये हमारा एंजाइम करवाएगा। और इस एंजाइम की यहाँ पे क्या खासियत होती है कि ये बिना ही किसी टेम्पलेट के, ठीक है, नॉन टेम्पलेट डिपेंडेंट रहेगा, यानी कि इसको किसी टेम्पलेट की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये बिना टेम्पलेट के क्या कर देगा, यहाँ पे हमारे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे ऐड कर देता है, ठीक है। उसके अलावा एक और यहाँ पे हमें पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है कि यहाँ पे हमारा कोई दूसरा पॉलीमरेज हमारा यहाँ पे यूज नहीं होता। अगर हम नॉर्मल प्रोसेस की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारा कोई पॉलीमरेज नहीं होगा, यहाँ पे हमारा लाइगेज एंजाइम जरूर यूज होता है, जो कि क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो नए हमने यहाँ पे ऐड किए हैं उनको एक दूसरे के साथ यहाँ पे मर्ज कर देता है, उनके साथ ये क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इन पॉइंट्स को ही ध्यान में रख के अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने चलते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ एन न्यूक्लियोटाइड इज टेम्पलेट इनकोडेड। टेम्पलेट इनकोडेड नहीं होगा, नॉन टेम्पलेट होगा वो हमारा, ठीक है। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, एन न्यूक्लियोटाइड आर एडेड बाय टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे द एडिशन ऑफ एन न्यूक्लियोटाइड आर कॉमन इन वीडी एंड डीजे जंक्शन, बिल्कुल ठीक है। ये भी वीडीजे जंक्शन जो हमारा होगा वो इसी, यही तो हमारी प्रोसेस है एन न्यूक्लियोटाइड्स वाली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है एन न्यूक्लियोटाइड आर एडेड बाय द डीएनए पॉलीमरेज 2, नहीं ये नहीं होगा हमारे यहाँ पे, हमने बताया ना पॉलीमरेज हमारे यहाँ पे यूज नहीं होगा, और 2 तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट होंगे वे हमारे कौन कौन से होंगे, बी और सी, और क्योंकि ये हमारा एक एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन था तो इसीलिए दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ए न्यूली आइडेंटिफाइड वायरल प्रोटीन कंटेन 1 log alpha helix spanning 60 amino acid residue. The number of main chain hydrogen bond formed in this helix is। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक प्रोटीन उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, और इस प्रोटीन के अंदर हमारे टोटल कितने यहाँ पे अमीनो एसिड दिए हुए हैं हमें, 60, ठीक है, इस टाइप का यहाँ पे हमारा है, और इसके अंदर हमारे यहाँ पे टोटल 60 अमीनो एसिड हमें प्रोवाइडेड है। अब यहाँ पे हमें पूछा क्या किया है कि जो हमारे यहाँ पे ये जो प्रोटीन था, जो कि हमारा किस फॉर्म में है, अल्फा हेलिकल फॉर्म में है ये, ठीक है, ये हमारे किस फॉर्म में हो गया, अल्फा हेलिकल फॉर्म में। और इस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर या फिर अल्फा हेलिकल फॉर्म के अंदर हमें यहाँ पे बताना है कि जब इतने अमीनो एसिड वाले प्रोटीन ने एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को यहाँ पे गेन किया, तो उसके बाद इसके अंदर हमारे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। अब अगर हम यहाँ पे अल्फा हेलिकल की बात करें, तो अल्फा हेलिकल के अंदर क्या होता है कि जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो हमारे किसके बीच में होती है, वो हमारी होगी I एंड I+4। अब यहाँ पे I क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाला ही हो गया, ये हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड है, ये हमारा सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे 60 अमीनो एसिड्स है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा फर्स्ट वाला जो ये हमारा यहाँ पे अमीनो एसिड है, ये फिफ्थ वाले के साथ, यानी कि ये हमारा I हो गया, तो I+4 क्या होगा, 5 ही होगा। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा 5 वाले के साथ। सेकंड वाला हमारा किसके साथ करेगा, 6 वाले के साथ। थर्ड वाला हमारा किसके साथ करेगा, 7 वाले के साथ। जो हमारा यहाँ पे फोर्थ होगा, ये हमारा किसके साथ कर लेगा, 8 वाले के साथ। ये जो हमारा 5 है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये हमारा जो 5 है ये सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट वाले के साथ ही यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर के अंदर भी देखा था कि जो हमारा अमीनो एसिड होते हैं उसके अंदर हमारे यहाँ पे एक हमारा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे अगर हम लेके चलते हैं NH2, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे COO, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे R चेन साइड चेन हो जाती है, और ये हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो जो ये हाइड्रोजन होता है ये हमारा क्या करेगा, ये सॉरी ये जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ये हमारा क्या करता है, इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की एक फॉर्मेशन रहेगी, तो इसके अंदर हमारे दो अलग अलग ग्रुप यहाँ पे उस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर हमारे इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो हमारा 5 वाला है ये हमारा इस तरफ से तो हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ही रहा है, साथ में ये दूसरी तरफ भी करेगा, ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या करेगा, 9th वाले के साथ करेगा, ठीक है, ये हमारा 6 वाला 10th वाले के साथ, ये हमारा 11th के साथ, ये हमारा यहाँ पे 12th के साथ। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कंटिन्यू हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती रहती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे हमारे जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे वे सारे के सारे हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे थे। बट यहाँ पे हमारी इस हिसाब से तो क्या होना चाहिए, हमारे यहाँ पे 60 हाइड्रोजन बॉन्ड ही होने चाहिए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारा 5 वाला है, ठीक है, ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा हर एक के
जैसे कि ये हमारा इस तरफ से भी हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इन्वॉल्व है और यहाँ से भी है, यानी कि फर्स्ट वाला हमारे यहाँ पे कर रहा है, सेकंड कर रहा है, थर्ड कर रहा है। अगर हम इस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू चलते रहे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक टाइम हमारे यहाँ पे 55 आएगा, 56 आएगा, 57 आएगा, 58 आएगा, 59 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा 55 वाला है ये तो हमारा यहाँ पे क्या कर लेगा, 60 वाले के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। जो हमारा 56 वाला होगा ये अपने पीछे तरफ से तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन जरूर कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट तो ये नहीं कर रहा ना आगे, ठीक है। इसी तरीके से 56 नहीं कर रहा, 57 भी नहीं कर रहा, 58 भी नहीं कर रहा और 60 वाला भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो हमारे लास्ट के 4 वाले होंगे, जो हमारे लास्ट 4 यहाँ पे हमारे जो अमीनो एसिड्स होंगे वे हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पाते, और उसी वजह से यहाँ पे हमारा क्या होगा कि हमने यहाँ पे जो 60 हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन की बात कर रहे थे उसमें से 4 हम यहाँ पे माइनस करके चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे टोटल 56 हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या बनता है कि जितने भी हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड हमें दिए हो उसमें से हमें 4 माइनस कर देने हैं, उतने ही हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 56। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इन ए लैक्टिक एसिड सॉल्यूशन at pH 4.8 the concentration of lactic acid and lactate are 0.01 molar and 0.087 molar respectively. The calculated pKa of lactic acid is fill in the blanks. यहाँ पे हमें क्या बताना है, पीके वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है, पीएच हमें यहाँ पे दिया हुआ है, उसके अलावा यहाँ पे हमारा एक लैक्टिक एसिड है, एक हमारे यहाँ पे लैक्टेट है, उनकी कंसेंट्रेशन भी हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। और अगर हमें पीएच और पीके के अगर उनके बीच में हमें यहाँ पे रिलेशन बताना हो, कोई इक्वेशन हमारी यहाँ पे होती है, तो वो हमारी कौन सी होगी, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। जो हमारी हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन होती है वो हमारी क्या होती है, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग कंजुगेट बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पीएच दिया हुआ है, पीएच हमारा कितना है 4.8 हो गया, पी के ए हमें यहाँ पे बतानी है प्लस लॉग जो हमारे यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस है। अब यहाँ पे हमारी दो चीजें दी हुई है, एक हमारे यहाँ पे लैक्टिक एसिड है, एक हमारे यहाँ पे लैक्टेट हो गया। तो लैक्टिक एसिड हमारा क्या हो गया, एसिड की तरह काम करेगा, तो इसकी कंसंट्रेशन हमारी कितनी हो गई 0.01। लैक्टेट जो कि हमारे यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस रहेगा वो उसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.087, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे चले तो ये हमारा 4.8, ये हमारा पीकेए, ये हमारा यहाँ पे लॉग, अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8.7 आएगा, और लॉग 8.7 की जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है 0.94 के अराउंड, ठीक है। यानी कि इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 0.94। तो पी के ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी अब 4.8 माइनस 0.94, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3.86, ठीक है। तो यहाँ पे यही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है 3.86। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इफ ए 10 मिलीमोलर solution of a biomolecule in a cuvette of path length 10 millimolar absorb 90% of the incident light at 280 nanometer. The molar extinction coefficient of the biomolecule at this wavelength is fill in the blanks molar -1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि हमारा यहाँ पे कौन सा हमारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो ये हमारा क्या होता है एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला, ई हमारा यहाँ पे क्या होता है मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ, ठीक है। ए हमारी यहाँ पे क्या हो गई एब्जॉर्बेंस, जो हमारा ई यहाँ पे हम जो शो कर रहे हैं इट्टा, इट्टा हमारा यहाँ पे क्या होता है मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, ठीक है। ये सी हमारा यहाँ पे कंसंट्रेशन और एल हमारे यहाँ पे पाथ लेंथ, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे पहले एब्जॉर्बेंस की बात करें, एब्जॉर्बेंस तो हमें यहाँ पे दी नहीं हुई, हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जितने भी यहाँ पे इंसिडेंट लाइट है उसका 90% हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जो हमारे यहाँ पे इंसिडेंट लाइट होती है, ठीक है, जितनी भी हमारे यहाँ पे इंसिडेंट लाइट हुई वो हमारी कितनी होगी 100% ही होगी। उसको जैसे कि हम यहाँ पे आई नोट से हम शो कर रहे हैं, तो ये हमारा कितना हो गया 100%, ठीक है। कितनी हमारी लाइट आगे ट्रांसमिट हुई, देखो टोटल लाइट हमारी यहाँ पे जैसे कि ये वाली हमारे यहाँ पे क्यूवेट हो गया, इसके अंदर क्या हो रहा है लाइट इसके ऊपर आई हमारी 100%, लेकिन 90% तो यहाँ पे अब्जॉर्ब ही हो गई, तो आगे कितनी ट्रांसमिट हुई 10% हुई, ये हमारा क्या हो जाएगा सिर्फ जो हमारी आई होगी यहाँ पे वैल्यू, ठीक है।
तो एब्जॉर्बेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है log आई नोट डिवाइडेड बाई आई। तो log आई नोट हमारा कितना हो गया 100, ये हमारा कितना हो गया 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। एक तो हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है, दूसरा हमारे यहाँ पे एब्जॉर्बेंस के लिए एक और भी फॉर्मूला होता है शॉर्टकट, log माइनस सॉरी 2 माइनस log परसेंट ट्रांसमिटेंस। 2 हो गया हमारा, ठीक है, माइनस log कितनी हमारी यहाँ पे आगे ट्रांसमिट हुई थी 10% हुई थी, तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। तो 2 माइनस log 10 की वैल्यू हमारी कितनी थी 1 थी यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हमारा कितना हो जाएगा 1। यानी कि जो हमारा एब्जॉर्बेंस है वो दोनों कंडीशन के अंदर कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, एब्जॉर्बेंस हमारी यहाँ पे कितनी आ रही है 1 की इक्वल आ रही है। तो ये हमारा कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारा यहाँ पे एब्जॉर्बेंस के लिए हो गया, एक मिनट, ये हमारा क्या था यहाँ पे एब्जॉर्बेंस था ये तो, ठीक है, एब्जॉर्बेंस हमारा 1 हो गया। जो हमारे यहाँ पे ईटा यानी कि मोलर ऑक्सीजन कोफिशिएंट वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना ही है। कंसंट्रेशन, अब यहाँ पे कोई एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारे यहाँ पे हमें मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट दिया हुआ है वो हमें मोलर के अंदर बताना है, जबकि जो हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन दी हुई है वो हमें मिली मोलर के अंदर दी हुई है। तो इस मिली मोलर को हमें क्या करना पड़ेगा, मोलर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक मोलर के अंदर हमारे कितने मिली मोलर होंगे 1000 होंगे, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁻3, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे मोलर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया 10⁻⁻2 मोलर, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई पाथ लेंथ। पाथ लेंथ भी हमें अगर हम एक्सटेंशन कोफिशिएंट जो हमें कैलकुलेट करके बतानी है वो हमें सेंटीमीटर के अंदर बतानी है, ये हमें मिलीमोलर में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो 10 मिलीमोलर को मिलीमीटर को अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर के अंदर तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 और ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 1 आ गया, ठीक है। तो अब हम सिंपली यहाँ पे जो हमारा मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एल हो गया, ठीक है। तो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2, ये हमारे यहाँ पे 1 लिखे ना भी लिखे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये हमारा अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा, माइनस हमारी यहाँ पे जो पावर थी वो हमारी प्लस में कन्वर्ट हो गई, ये हमारा कितना हो जाएगा 100। तो यानी कि जो हमारा मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 100, मोलर -1 सेंटीमीटर -1, तो ये हमारे यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट प्रोवाइड द बैकबोन फॉर द बायोस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, मैच द मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट लिस्टेड इन द कॉलम 1 विद देयर करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड गिवन इन द कॉलम 2। अब यहाँ पे हमें कॉलम 1 के अंदर डिफरेंट हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट दिए हुए हैं और कॉलम 2 के अंदर हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड हमें दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे उन पेयर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो कि हमारे यहाँ पे एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हो, मतलब कि जो हमारा हिस्टिडीन है, ठीक है, वो हमारा किस इंटरमीडिएट से यहाँ पे बनता है, ग्लूटामेट हमारा किस इंटरमीडिएट से बनेगा, एस्पार्टेट किससे बनेगा, फिनाइल एलानाइन किससे बनेगा और सीरीन किससे बनेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इनको करेक्टली मैच करके चलना है। तो अगर हम यहाँ पे अमीनो एसिड के लिए बात करें तो जो हमारा हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन के लिए हमारा जो इंटरमीडिएट यहाँ पे यूज होता है वो हमारा कौन सा होगा राइबोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। यानी कि ये हमारा किसके साथ हो गया राइबोज 5 फॉस्फेट, तो ये जो हमारा क्या हुआ है वो हमारा किसके साथ हो गया फर्स्ट वाले के साथ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है ग्लूटामेट। अगर हम ग्लूटामेट के लिए बात करें तो ग्लूटामेट के लिए हमारा इंटरमीडिएट कौन सा होगा अल्फा कीटोग्लूटरेट, तो ये हमारा किसके साथ हो गया अल्फा कीटोग्लूटरेट, तो यानी कि पी हमारा यहाँ पे यूनिट पी हमारा यहाँ पे हो जाता है सेकंड वाले के साथ, ठीक है, सेकंड वाला। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है एस्पार्टेट। अगर हम यहाँ पे बात करें एस्पार्टेट के लिए तो एस्पार्टेट के लिए हमारा इंटरमीडिएट कौन सा होगा ऑक्सैलो एसीटेट, लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉलम 1 को देखें तो यहाँ पे हमें ऑक्सैलो एसीटेट नहीं दिया हुआ, तो यानी कि ये वाला हमारा किसी के साथ भी यहाँ पे मैच नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है फिनाइल एलानाइन। अगर हम फिनाइल एलानाइन की बात करें तो इसके लिए हमारा इंटरमीडिएट कौन से हो सकता है, या तो हमारा एरिथ्रोज 5 4 फॉस्फेट या फिर हमारा फॉस्फेनॉल पाइरुवेट। अगर हम एरिथ्रोज 5 फॉस्फेट 4 फॉस्फेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है, बट हमें फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट हमें प्रोवाइडेड है, तो यानी कि एस हमारा यहाँ पे किसके साथ हो जाएगा, ये हमारा हो गया यहाँ पे फोर्थ वाले के साथ फिनाइल एलानाइन के साथ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है सीरीन। अगर हम यहाँ पे सीरीन के लिए बात करें तो इसके लिए हमारा इंटरमीडिएट कौन सा होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि हमें यहाँ पे दिया भी हुआ है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि आर हमारा किसके साथ हो गया 5 वाले के साथ। तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट अटैचमेंट या फिर हमारे जो मैचेस रहेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट ऑप्शन के अंदर तो पी हमें 2 के साथ दिया हुआ है, ठीक है, क्या वो हमारा 1 के साथ, आर हमारा 5 और एस हमारा 4, तो यानी कि यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट P3 दिया हुआ है, इनकरेक्ट। P4 दिया हुआ है, इनकरेक्ट। P2 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है, R4 के साथ हमें दिया हुआ है, जबकि R हमारा 5 के साथ होना चाहिए था, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट, यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच बिटवीन द मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज लिस्टेड इन द कॉलम 1 एंड द करस्पॉन्डिंग बायोकेमिकल सेपरेशन मेथड इन द कॉलम 2। यहाँ पे हमें कॉलम 1 के अंदर डिफरेंट टाइप की हमें प्रॉपर्टीज दी हुई है, और कॉलम 2 के अंदर हमें यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। यहाँ पे हमारा क्या है कि जैसे कि कोई भी हमारा अगर हमारे यहाँ पे टेक्निक रहती है, तो उसका कोई ना कोई हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल रहेगा, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारी अगर हम सेपरेशन टेक्निक की बात करें, जैसे कि यहाँ पे हमें जो टेक्निक दी हुई है ना, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन, साल्टिंग आउट, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये इसमें से मैक्सिमम जो हमारे यहाँ पे जो टेक्निक्स है, वे हमारी सेपरेशन के लिए यूज होती है। और अगर हम किन्हीं भी मिक्सचर के अंदर, जैसे कि हमने क्रोमेटोग्राफी का जो हमारी लेक्चर सीरीज है उसके अंदर भी हमने अब डिस्कस किया था, क्रोमेटोग्राफी की बात कर ले या फिर कोई भी हमारी सेपरेशन टेक्निक हो, उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारी जो सेपरेशन टेक्निक होगी उसके अंदर हमारे यहाँ पे एक मिक्सचर होगा, मिक्सचर के अंदर हमारे डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, और इन कंपोनेंट को हमें क्या करना होता है, एक दूसरे से सेपरेट करना होगा। अब इन तीनों को हम एक दूसरे से सेपरेट तभी कर पाएंगे ना, जब इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ डिसिमिलर हो, यानी कि या तो इनकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ मैच ना कर रही हो, या इनकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी हो, या फिर इनकी कोई बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो, तभी तो हम इनको एक दूसरे से सेपरेट कर पाएंगे। यहाँ पे हमें कॉलम 1 के अंदर वही प्रॉपर्टीज दी हुई है, अलग अलग टाइप की, जैसे कि सोल्युबिलिटी, आयनिक चार्ज हो गया, पोलैरिटी हो गई, मोलिकुलर साइज हो गया। और कॉलम 2 के अंदर हमें टेक्निक प्रोवाइडेड है कि ये जो हमारे जो बेसिक जो हम यहाँ पे पैरामीटर की बात कर रहे हैं, जो इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी हमारी किस टेक्निक के अंदर यूज होती है, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे पहले बात करें, कॉलम 1 के अंदर हमें यहाँ पे सोल्युबिलिटी प्रोवाइडेड है। सोल्युबिलिटी हमारा कहाँ पे यूज होता है, जो हमारी साल्टिंग आउट प्रोसेस होती है, ठीक है, यानी कि पी हमारा किसके साथ हो गया यहाँ पे, थर्ड वाले के साथ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है आयनिक चार्ज, और आयनिक चार्ज हमारा कहाँ पे यूज होता है, वो हमारा या तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के अंदर यूज होता है, या फिर हमारी आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग के अंदर हमारा यूज होगा, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा फोर्थ वाले के साथ यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है पोलैरिटी। पोलैरिटी हमारी कहाँ पे यूज होती है, जो हमारी पोलर बेस्ड, जो हमने क्रोमेटोग्राफी की बात की थी, पोलर बेस्ड क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारी दो टेक्निक थी, एक हमारा कौन सा टाइप था, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, और एक हमारा था नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे हमें रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी प्रोवाइडेड है, तो यानी कि ये हमारा फर्स्ट वाले के साथ हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है मोलिकुलर साइज। मोलिकुलर साइज के लिए हमारा कौन सी टेक्निक होती है, या तो हमारी जेल फिल्ट्रेशन हो, या फिर हमारी जो अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन होती है, तो ये हमारा 2 वाले के साथ, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट मैच रहेंगे। एक हमारे यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बचता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हमारे दो प्रॉपर्टीज हमारी काउंट होती है वहां पे, एक तो उनके ऊपर जो चार्ज रहेगा, उसके अलावा जो हमारा मोलिकुलर साइज है वो भी हमारा वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन यहाँ पे हमें दोनों चीजें कहीं भी नहीं दी हुई, तो इसीलिए ये हमारा किसी के साथ यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, पी हमारा 3 के साथ हो रहा है, तो अगर हम ऑप्शन में देखिए तो पी हमें फर्स्ट दिया हुआ है, पी हमें 3 दिया हुआ है, करेक्ट है। आयनिक चार्ज यानी कि क्या, वो हमारा 4 के साथ, आर हमारा यहाँ पे 2 के साथ हमें यहाँ पे दिया हुआ है, जबकि आर हमारा फर्स्ट के साथ होना चाहिए था, तो ये भी इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारा P3 ठीक है, Q4 ठीक है, R1 ठीक है, एंड S2, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। P5 दिया हुआ है तो इनकरेक्ट, तो जो सी ऑप्शन है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन के थ्रू एक हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो जनरेट होता है, उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट दी हुई है, और उसमें से यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। और ये हमारा एक एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हमारे मल्टीपल ऑप्शन हमारे यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, बिल्कुल करेक्ट है। तभी तो हम यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है उसको करवा रहे थे, ताकि हमारे जो प्रोटॉन ग्रेडियंट एक हमारा वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को हम यूज करके एटीपी की फॉर्मेशन करते थे, करेक्ट है। ये तो हमारा यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे, इट इज नॉट यूज्ड फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, नहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए तो वो यूज होगा ना हमारा, ठीक है, वहाँ पे हमारी एटीपी की फॉर्मेशन हुई, तो एक्टिव प्रोसेस के लिए तो उसको यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है, इन्होंने यहाँ पे नॉट यूज्ड बोला है। नेक्स्ट यहाँ पे, इट इंक्लूड ए पीएच ग्रेडियंट कंपोनेंट, बिल्कुल करेक्ट है। हमने क्या बताया अभी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन होता है उसकी वजह से हमारे यहाँ पे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और जब प्रोटॉन जो हमारे यहाँ पे होता है, अगर उसकी कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हमारे प्रोटॉन कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो पीएच हमारा वहाँ पे लो हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे प्रोटॉन का भी
ग्रेडियंट बनता है और पीएच का भी यहाँ पे क्या हो जाता है, एक डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है, मेम्ब्रेन के अराउंड। तो यानी कि हमारे यहाँ पे एक पीएच ग्रेडियंट भी बनेगा, ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे इट डज नॉट इंक्लूड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट कंपोनेंट, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा पीएच तो हो ही रहा है, साथ में हमारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी तो हमारे यहाँ पे जनरेट हो रहा है ना, एक उसका भी तो यहाँ पे ग्रेडियंट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस चार्ज है, यहाँ पे हमारे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारे प्रोटोन इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट भी यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ये भी हमारा एक कंपोनेंट यहाँ पे रहेगा। तो इसी अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ पे ए और सी है ये हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट में रहेंगी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट एंड रिटेंशन ऑफ प्रोटीन इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप की हमें स्टेटमेंट दी हुई है, किसके रिगार्डिंग, जो हमारे प्रोटीन है वो हमारा जब डिफरेंट टाइप की सेल ऑर्गेनेल के अंदर हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट है, उसमें से यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, मैनोज 6 फॉस्फेट रेजिड्यू आर इन्वॉल्व्ड इन टारगेटिंग प्रोटीन टू द लाइसोसोम, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब हमारा कोई प्रोटीन को अगर मेरे में लाइसोसोम के पास पहुंचाना होता है तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, जो उसकी टैगिंग हम करते हैं, ठीक है, वो हम किसके साथ टैगिंग करेंगे, मैनोज 6 फॉस्फेट के साथ, ठीक है, जो हमारा सिग्नल पेप्टाइड होता है वो हमारा क्या होगा यहाँ पे, मैनोज 6 फॉस्फेट, यानी कि ये तो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन इनटू माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट is aided by positively charged amino acid residue at the N terminus and internal hydrophobic segment, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट के साथ अंदर हमारा जब कोई प्रोटीन हमारा ट्रांसपोर्ट होता है तो उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, उसके एन टर्मिनस के ऊपर वहां पे हमारे पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड हमें देखने को मिलेंगे और इंटरनली हमें वहां पे हाइड्रोफोबिक सेगमेंट्स में देखने को मिलते हैं, तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया, तो ए और बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है अभी तक। नेक्स्ट है यहाँ पे द रिटेंशन ऑफ प्रोटीन इन ई आर ल्यूमन रिक्वायर के डी ई एल सीक्वेंस मोटिव एट द सी टर्मिनस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर हमारा कोई प्रोटीन है और उसको हमारा ई आर ल्यूमन के अंदर ही रहना है तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, उसके अंदर हमें कडेल सीक्वेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, और वो भी किस टर्मिनस के ऊपर, सी टर्मिनस के ऊपर, तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट में आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोटीन आर ट्रांसपोर्टेड इन एन unfolded conformation and the nuclear localization signal sequence is subsequently cleaved by peptidase in the nucleoplasm, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होता है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो हमारा न्यूक्लियर प्रोटीन है, ठीक है, जो प्रोटीन हमारा न्यूक्लियस के अंदर जाना है उसके लिए क्या होता है, इन एन अनफोल्डेड कन्फर्मेशन, वो हमारा एक अनफोल्डेड कन्फर्मेशन में ही चला जाता है बिना फोल्ड किए ही, यही यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट, इन एंड द न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस इज सब्सिक्वेंटली क्लीव्ड बाय द पेप्टाइडेज इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो हमारा न्यूक्लियर प्रोटीन के अंदर, जो हमारा न्यूक्लियर प्रोटीन है उसको हम जब न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर जो हमारा सिग्नल सीक्वेंस होगा, सिग्नल सीक्वेंस क्या होता है, वो सीक्वेंस जो कि हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेल के अंदर हमारे प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करेगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा मैनोज 6 फॉस्फेट भी है, तो जो ये सिग्नल सीक्वेंस है, कुछ ऑर्गेनेल तो हमारी ऐसी होती है जिसके अंदर जाने के बाद जो हमारा ये सिग्नल सीक्वेंस है वो हमारा क्लीव हो जाता है, कट हो जाता है, जैसे कि अगर हमारा कोई प्रोटीन ईआर के अंदर जाता है तो वो वहां पे जाने के बाद क्या हो जाता है, वो हमारा सीक्वेंस वहां से कट हो जाता है, ठीक है, प्रोटीन से हमारा जो सिग्नल सीक्वेंस है वो हमारा रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे जो हमारा ये सिग्नल सीक्वेंस है वो हमारा क्लीव नहीं होता, वो उसी के साथ वहां पे रहेगा, और जो हमारा न्यूक्लियर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारा वही केस है जिसके अंदर हमारा जो सिग्नल सीक्वेंस है वो हमारा क्लीव नहीं होगा। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, क्लीव्ड, जबकि वो हमारा नॉट क्लीव्ड आएगा, ये हमारा क्लीव नहीं होता, ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हमारे करेक्ट कौन कौन से होंगे, ए बी सी हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट में आएंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पे हमें डिफरेंट यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है और किसके रिगार्डिंग, जो हमारे यहाँ पे फ्लोरोसेंस माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके रिगार्डिंग, और यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, द इमिशन मैक्सिमा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्साइटेशन वेवलेंथ, ये तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होती है, क्योंकि जो हमारी इमिशन मैक्सिमा होता है फ्लोरोसेंस माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, तो उसके अंदर इमिशन मैक्सिमा हमारा डिपेंडेंट नहीं रहेगा एक्साइटेशन वेवलेंथ के ऊपर, वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है उससे, ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है इमिशन मैक्सिमा डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द क्विंचर, ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट होता है, क्योंकि जो हमारा इमिशन मैक्सिमा होगा वो हमारा क्विंचर की कंसंट्रेशन से उसको कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, इन्होंने यहाँ पे डिपेंड बोला हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे द इमिशन मैक्सिमा वेरी विद द सोलवेंट पोलैरिटी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, अगर हम यहाँ पे सोलवेंट
अगर अलग अलग टाइप की पोलैरिटी की अगर हम यहाँ पे सॉल्वेंट को यूज करेंगे तो जो हमारी इमिशन मैक्सिमा होता है उसकी वैल्यू भी हमारे यहाँ पे क्या होती है, वेरी करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे है द इमिशन मैक्सिमा वेरी विद द टेम्परेचर, बिल्कुल करेक्ट है। टेम्परेचर के साथ भी हमारा जो इमिशन मैक्सिमा होता है वो हमारा वेरी करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी ए सी और डी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट होगी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है एक क्वेश्चन, विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन द प्रोसेसिंग ऑफ द प्री एमआरएनए इन द यूकारियोट। यहाँ पे क्या है कि जो हमारा एमआरएनए की हमारी जो फॉर्मेशन होती है, इनिशियली जो हमारे यहाँ पे एमआरएनए बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री एमआरएनए। और इस प्री एमआरएनए की हमारी क्या होती है, इसकी मैचुरेशन हमारी यहाँ पे होती है। और इस मैचुरेशन के थ्रू क्या होगा, जो हमारा प्री एमआरएनए है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है एमआरएनए के अंदर। तो यहाँ पे हमें मैचुरेशन के रिगार्डिंग डिफरेंट स्टेटमेंट हमें प्रोवाइडेड है और उसमें से यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ प्री एमआरएनए टू एमआरएनए। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जब हमारी मैचुरेशन होती है तो उसके अंदर हमारा कोई भी हमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं देखने को मिलती। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है 5 प्राइम कैपिंग एंड एडिशन ऑफ 3 प्राइम पोली ए टेल प्रीसीड स्प्लाइसिंग। देखो जो स्प्लाइसिंग है वो हमारी 5 प्राइम कैपिंग और 3 प्राइम पोली एडेनाइन टेल के बाद हमारी जरूर होगी, बाद में जरूर होती है, लेकिन हमें यहाँ पे प्री एमआरएनए से मैचुरेशन की हमें बात करनी है। जो हमारी ये कैपिंग है, जो हमारी यहाँ पे पोली एडेनाइजेशन है, ये हमारी प्री एमआरएनए के अंदर ही हो जाती है। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की हमें दी हुई है उसके अंदर हमें बी स्टेटमेंट को इनकरेक्ट दिखाया गया है। तो उसका जो रीजन है वो हमारा यही हो सकता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे कैपिंग और जो एडिशन वाली बात है पोली टेल वाली, वो हमारी प्री एमआरएनए के अंदर ही हो लेती है। ठीक है, उसका मैचुरेशन के अंदर हमारा कोई रोल नहीं रहता है। ऐसा मैचुरेशन के टाइम पे यूं नहीं है कि वो हमारे वहाँ पे उनके अंदर हमारा ये जो, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बोला है ना कि स्प्लाइसिंग के पहले हमारी ये चीजें हो रही है, पहले जरूर हो रही है, लेकिन उसका जो मेक क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है ना प्रोसेसिंग के रिलेटेड, उससे तो उसका कोई यहाँ पे लेना देना है ही नहीं ना। तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट के अंदर होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है स्प्लाइसिंग ऑफ प्री एमआरएनए अकर वाया ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारी स्प्लाइसिंग प्रोसेस होती है वो हमारी क्या होगी, ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है। 2 ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अल्टरनेट स्प्लाइसिंग कैन यील्ड डिफरेंट एमआरएनए प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम प्री एमआरएनए, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होगी। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या होता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट एक्सोन हो गया, ये हमारे यहाँ पे सेकंड एक्सोन हो गया, ये हमारे यहाँ पे थर्ड एक्सोन हो गया। अब जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों ही एक्सोन हमारे यहाँ पे, जैसे कि ये तो हमारा प्री एमआरएनए है, ठीक है, तो जो हमारा मैच्योर्ड एमआरएनए होगा, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मैच्योर एमआरएनए के अंदर हमारा फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों एक्सोन हमारे यहाँ पे रिटेन हुए हो सकता है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड ही हमारे यहाँ पे एक्सोन आया हो। एमआरएनए जब हमारे यहाँ पे फाइनल बना तो क्या पता इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया हो सकता है कि हमारा फर्स्ट और थर्ड आया हो, या फिर हमारा सेकंड और थर्ड आया हो। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसी वजह से जो हमारी अल्टरनेटिव, जो ये हम यहाँ पे बात करें ना कि हमने एक को रिमूव कर दिया, तो ये हमारी क्या होती है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होगी। और इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, एक ही प्री एमआरएनए से हमारे यहाँ पे मल्टीपल एमआरएनए में यहाँ पे ऑब्टेन हो रही है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट रहेगी। तो यहाँ पे हमारी करेक्ट कौन कौन सी स्टेटमेंट आ रही है, सी और डी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द चेंजेस अपॉन द एडिशन ऑफ प्यूरोमाइसिन ड्यूरिंग यूकारियोटिक ट्रांसलेशन। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि जो हमारी यूकारियोटिक ट्रांसलेशन होती है उसके अंदर अगर हम यहाँ पे प्यूरोमाइसिन को ऐड कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसमें के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे करेक्ट चीज को सिलेक्ट करना है। तो जो हमारा प्यूरोमाइसिन होता है वो हमारा क्या होता है कि यूकारियोटिक ट्रांसलेशन इनिबिटर रहेगा। ये क्या करता है, ये हमारा ट्रांसलेशन के अंदर ऐड होगा, वहां पे बाइंड होगा और उसको क्या कर देता है, इनहिबिट करता है। इनहिबिट कैसे करेगा कि जो हमारा प्यूरोमाइसिन होता है ना, ये हमारा टायरोसिन टीआरएनए, जो हमारा टीआरएनए है, जब उसके साथ हमारा टायरोसिन बाउंड हो जाता है, इसके मिमिक की तरह ये काम करेगा। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारी प्रोसेस चलती है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रांसलेशन के लिए, तो इसके अंदर हमारी 3 साइट हमें देखने को मिलती है। एक हमारी ई साइट होती है, एक हमारी पी साइट, एक हमारी ए साइट। तो जो हमारा यहाँ पे प्यूरोमाइसिन होता है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा जो ए साइट है वहां पे आके बाइंड कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता था, जब हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है कि जो हमारा पी साइट होती है, पी साइट के ऊपर जो हमारा टीआरएनए होगा। ठीक है, देखो जो हमारा प्यूरोमाइसिन है इसके पास कोई टीआरएनए यहाँ पे नहीं है, ये हमारा एक मिमिक है, सिर्फ कोई टीआरएनए नहीं है ये। तो ये क्या करता है कि जो हमारे यहाँ पे पी साइट है, पी साइट के ऊपर हमारा जो यहाँ पे टीआरएनए है, टीआरएनए के साथ जो हमारी ये डिफरेंट बहुत सारी जो अमीनो एसिड की चेन बनी हुई है,
ये हमारी ट्रांसफर होती है जो हमारा ए साइट के ऊपर जो भी हमारा टीआरएनए हो। बट यहाँ पे तो हमारा टीआरएनए था नहीं, यहाँ पे तो टीआरएनए का मिमिक है। किसका मिमिक है? टायरोसिन टीआरएनए का। और मिमिक भी कैसा आ गया? जो कि हमारे यहाँ पे इनहिबिटर है। तो जो हमारी ये पूरी की पूरी जो चेन है वो हमारी ये किसको सौंप देता है, किसको ट्रांसफर कर देगा? प्यूरोमाइसिन को। अब प्यूरोमाइसिन के पास पूरी की पूरी चेन आ चुकी है। अब ये आगे तो जा नहीं सकता क्योंकि ये टीआरएनए तो है नहीं। ये यूं तो है नहीं ना कि ये हमारे जो कोडोन है उनके साथ ये पेयरिंग तो कर नहीं सकता। पेयरिंग नहीं होगी तो जो हमारी ट्रांसलेशन है वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो ये जो पूरी की पूरी चेन है ये किसके पास आ गई थी? प्यूरोमाइसिन के पास। अब इसको पता चला जो हमारी मशीनरी है कि ये तो यहाँ पे प्यूरोमाइसिन आ गया था, ठीक है, जो कि हमारा टीआरएनए है नहीं, इसको तो यहाँ से बाहर निकालो। तो जब ये इसको यहाँ पे हम बाहर निकाल देते हैं तो ये अपने साथ साथ पूरी की पूरी चेन को भी लेके चला जाता है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाता है? प्री मैचुरेशन, यानी कि मैच्योर होने से पहले, यानी कि पूरे का पूरा प्रोटीन सिंथेसिस होने से पहले ही हमारा क्या हो रहा है? बीच में ही हमारी जो अमीनो एसिड की चेन है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है, ट्रांसलेशन हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्री मैचुरेशन ट्रांसलेशन इनिबिशन, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ पे पूरी की पूरी जो प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इन्हीं को बेसिक लेके चले तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दिए हुए हैं फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? प्यूरोमाइसिन रिजेंबल द अमीनो एसाइल एंड ऑफ द चार्ज टीआरएनए। बिल्कुल करेक्ट है, हमने अभी बताया तो टायरोसिन टीआरएनए के साथ ये मिमिक की तरह काम करेगा, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्यूरोमाइसिन ऑक्यूपाई द ए साइट ऑफ द ट्रांसलेशन राइबोसोम। बिल्कुल करेक्ट है, ए साइट के ऊपर ही मैंने बताया था। आगे नहीं जा पाता, प्यूरोमाइसिन ऑक्यूपाई पी साइट, नहीं पी साइट नहीं करता, ई साइट भी नहीं करेगा। तो ए और बी हमारे यहाँ पे करेक्ट में आएंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है क्वेश्चन, फैक्टर एच एक कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन इन प्लाज्मा बाइंड C3b एंड। अब यहाँ पे हमें फैक्टर एच के रिगार्डिंग डिफरेंट हमें स्टेटमेंट दी हुई है और उसमें से यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है? कंपीट विद द फैक्टर बी टू डिस्प्लेस बी फ्रॉम कन्वर्टेज। ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो हमारा फैक्टर एच होता है ना वो क्या करेगा? फैक्टर बी को यहाँ पे डिस्प्लेस कर देता है, किसके अंदर? कन्वर्टेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है इनिशिएट द कैटाबोलिज्म ऑफ C3b इनटू इनएक्टिवेट प्रोडक्ट। ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा क्योंकि जो हमारे यहाँ पे C3b को इनएक्टिवेट प्रोडक्ट के अंदर जो कन्वर्जन होता है वो हमारा कौन करवाता है? फैक्टर बी करवाएगा, ना कि फैक्टर एच, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है देन बाइंड टू द C3b बी कन्वर्टेज। ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, ये इसके साथ बाउंड नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पे है एक्ट एज ए को फैक्टर फॉर द फैक्टर 1। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि जो फैक्टर एच होता है ना वो हमारा एक को फैक्टर की तरह काम करेगा, किसके लिए? फैक्टर 1 के साथ। तो यहाँ पे हमारा जो ए और डी स्टेटमेंट होगी वो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है इन माइकलिस मेंटन इक्वेशन इफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 15 km देन द रेशियो ऑफ वी नोट डिवाइडेड बाई वी मैक्स इज। यहाँ पे हमें वी नोट बाई वी मैक्स की यहाँ पे हमें रेशियो बतानी है, किसके लिए? जब हमारी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है किसके इक्वल? 15 km के इक्वल। तो जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन होती है, इक्वेशन में हमारा क्या होता है? वी नोट इज इक्वल टू वी मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या दी हुई है? 15 Km। तो S की जगह हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं? 15 Km रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये 15 Km। यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा Km और S की जगह हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 Km, ठीक है। तो ये हमारा वी मैक्स, ये हमारा वी नोट, ये हमारा 15 km। नीचे हमारा क्या हो जाएगा? 15 km प्लस 1 km 16 km हो गया ये, ठीक है। km से km कैंसल आउट। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया? वी नोट इज इक्वल टू वी मैक्स 15/16, ठीक है। और वी मैक्स को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएं तो वी नोट हमारा क्या हो जाएगा? वी नोट बाई वी मैक्स इज इक्वल टू 15/16। और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करें तो ये हमारा इक्वल होता है 0.9375, ठीक है। यानी कि यही हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है ए 5250 बेस पेयर लॉन्ग प्लाज्मिड विद 10 नेगेटिव सुपर कोयल वुड हैव ए लिंकिंग नंबर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स कंसीडरिंग 10.5 बेस पेयर पर टर्न फॉर BDNA। यहाँ पे हमें लिंकिंग नंबर बताने हैं एक 5250 बेस पेयर लॉन्ग प्लाज्मिड के अंदर, जिसके अंदर हमारे 10 नेगेटिवली सुपर कोइल्ड यहाँ पे हमारे लिंकिंग नंबर हो, यानी कि वहाँ पे 10 नेगेटिव सुपर कोइल्स भी हमारे प्रेजेंट हो, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें नॉर्मल बिना किसी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव सुपर कोइल लिंक किए अगर हमारा लिंकिंग नंबर हमें कैलकुलेट करना रहता है तो वो हमारा कैसे करते हैं? हम जितने भी हमारे टोटल बेस पेयर हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक टर्न के अंदर हमारे कितने बेस पेयर होंगे? बेस पेयर पर टर्न, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे टोटल बेस पेयर कितने हैं 5250 और हमारे एक टर्न के अंदर हमारे कितने बेस पेयर हैं 10.5। तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करें तो ये हमारे यहाँ पे हो गया 500। बट यहाँ पे हमारे 10 नेगेटिव सुपर कोइलिंग भी है तो 10 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या जाएगा 490। ये हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है द स्पेक्ट्रम ऑफ ए प्रोटीन ऑब्टेन्ड यूजिंग इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ESIMS इज शोन बिलो। यहाँ पे हमें ESIMS के लिए एक डाटा हमें यहाँ पे गिवन है 2 पिक्स 1 एट M/Z 2960.6। एक हमारे यहाँ पे पिक कितने पे है 29606 पे और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या है एंड द अदर एट द M/Z इज इक्वल टू 3552.5। ठीक है। और मार्क द मास ऑफ द प्रोटीन एसोसिएटेड विद द मास बाय Z इज इक्वल टू 2960.6 पीक ईच। डाल्टन में हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन होगा इस पीक के रिगार्डिंग उसका हमारा मोलिकुलर वेट यहाँ पे कितना होगा। ठीक है। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे हमारा जो मेथड रहेगा सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पीक हमें यहाँ पे 2 पीक हमें जो दी हुई है ना उसमें से यहाँ पे एक पीक को हम सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर हम क्या होता है जैसे कि पीक की हम जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ना वो इस डायरेक्शन से करेंगे। जैसे कि ये हमारी यहाँ पे फर्स्ट पीक हो गई तो ये हमारी सेकंड पीक रहेगी। ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे इस वाली पीक को लेकर चलते हैं जो हमारी फर्स्ट पीक हमें यहाँ पे दी हुई है। तो M/Z हम यहाँ पे फर्स्ट पीक को ले लेते हैं तो M/Z हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हमारे यहाँ पे है 3552.5 3 सॉरी एक मिनट ये हमारे यहाँ पे क्या है 3552 3552.5 हो गया। ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो M होगा वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे M इज इक्वल टू 3552.5 Z हमारा ऊपर चला गया। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड इक्वेशन जैसे कि ये हमारा क्या था M/Z था तो ये हमारा क्या हो जाएगा M+1 डिवाइडेड बाई Z+1। ठीक है। तो सेकंड हमारा यहाँ पे क्या आएगा M+1 Z+1। ठीक है। और इसकी वैल्यू में क्या दी हुई है 2960.6 2960.6। ठीक है। तो यहाँ से हमारा M+1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 2960.6 Z+1। ये हमने ऊपर लेके गए इसको तो ये हमारा 2960.6। ठीक है। Z आ जाएगा पहले हमने इसके साथ मल्टीपल किया और फिर इसके साथ प्लस जब एक के साथ इसको मल्टीपल करेंगे 1 के साथ तो ये हमारा उतना ही रहेगा। ठीक है। ये हमारा किसके इक्वल है M+1 के इक्वल। तो यहाँ पे M की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10960.6 Z प्लस 2960.6 माइनस 1। तो ये हमारा क्या हो गया M इज इक्वल टू 2960.6 Z प्लस इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 2959.6। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर जो 1 थी वहां से हमने क्या किया था M की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी। ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया था M की वैल्यू कैलकुलेट की थी ना तो यहाँ पे हम इस M की जगह ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको रखें तो 3552.5 इज इक्वल Z है यहाँ पे इसके साथ इज इक्वल टू 2960.6 Z प्लस 2959.6। ठीक है। इसको हम दूसरी तरफ लेके चलते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3552.5 Z माइनस 2960.6 Z इज इक्वल टू ये हमारा यहाँ पे 2959.6। इसको अगर हम यहाँ पे माइनस करके चले तो ये हमारा किसके इक्वल होता है ये हमारा यहाँ पे इक्वल होगा 591.9 के इक्वल। ठीक है। Z तो रहेगा ना इसके साथ इज इक्वल टू 2959.6। तो Z हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2959.6 डिवाइडेड बाई 591.9। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करें तो ये हमारा अप्रोक्स आता है 5 के इक्वल। ठीक है। तो यहाँ से हमारी Z की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ चुकी है। ठीक है। और अगर हम Z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही रख दें ठीक है जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या था M इज इक्वल टू 3552.5 Z। तो M हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3552.5 इंटू 5। ठीक है। Z की जगह हमने यहाँ पे 5 को रख दिया और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करें तो ये हमारा हो जाता है 17762.5 के इक्वल। ठीक है। ये हमारा किसके अंदर है डाल्टन के अंदर। ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 17762.5। ठीक है।
तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और गेट लाइफ साइंस, CSIR नेट और DBT बैट के लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।